हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे, द रशियन रेवोल्यूशन। तो इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा, हमने सोशलिज्म जो यूरोप में कैसे आया उसके बारे में हमने देखा था चैप्टर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें। और अब जो है हमको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखना है। तो रशियन रेवोल्यूशन हमें रशिया में कैसे क्रांति आई उसके बारे में हमको देखना है। तो रशियन रेवोल्यूशन जो एक पीरियड है इसको 1917 के फरवरी से लेकर अक्टूबर का जो टाइम है वहां पे का माना जाता है। ठीक है, जो इवेंट्स इस दौरान हुए हैं उसे रशियन रेवोल्यूशन के अंडर माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे सार निकोलस टू की पिक्चर है इन द व्हाइट हॉल ऑफ विंटर पैलेस, जहाँ पे ये रहते थे, सेंट पीटर्सबर्ग। 1900 की ये पिक्चर है। ठीक है, इसे पेंट किया था अर्नेस्ट लेपकार्ट ने। ठीक है, लेपकार्ट ने। ठीक है, तो इन तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं यूरोप के, वहाँ पे कुछ अलग तरीके की सिचुएशंस हो रही थी। जैसे कि पहले हमने देखा उससे थोड़ी सी अलग। तो सोशलिस्ट थे, ठीक है, जो सोशलिज्म को बढ़ावा देते थे उन्हें सोशलिस्ट कहा जाता था। तो सोशलिस्ट थे वो गवर्नमेंट को अपने अंडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये किस समय की बात है? अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970। द फॉल ऑफ मोनार्ची इन फरवरी 1970 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। तो जब मोनार्ची जो है, जो एक ही व्यक्ति का जो राज्य होता है उसे मोनार्ची कहा जाता है। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो मोनार्ची है ये फरवरी 1917 में खत्म हो गई और जो अक्टूबर तक के इवेंट्स है उनको रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो हाउ डिड दिस केम अबाउट, व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन occurred? To answer this question, let us look at Russia a few years before the revolution। तो ये 1917 के पीरियड का आने से पहले क्या क्या चीजें हुई, इससे हमको सारे आंसर्स मिलेंगे कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए हैं, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं। ये जो यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है सार निकोलस, ये आखिरकार इनका क्या रोल रहा है, इनको कैसे हटाया गया, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो द रशियन एम्पायर इन 1914। तो यहाँ पे 1917 का जो पीरियड था, जो ईयर 1970, वहां पे रशियन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो ये रशियन रेवोल्यूशन आया कैसे, इसके लिए हमको पास्ट में जाना पड़ेगा। तो 1970 से पहले 1914 का जो समय है उसको हमको देखना है। द रशियन एम्पायर इन 1914। इन 1914 सार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। तो यहाँ पे 1914 का जब समय था तो सार निकोलस टू जो है रशिया में रूल किया करता था, यहाँ पे उसका साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, so besides the territory around Moscow, Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and बेलारूस। तो यहाँ पे रशिया जो रशियन एम्पायर है, ये सारे जो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसके अंडर में हुआ करते थे। ठीक है, तो इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। द मेजोरिटी रीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे इतने सारे, जो इतना बड़ा एम्पायर था ये रशिया का एम्पायर जो था, पूरा पैसिफिक से लेके जो आज के डेट के जो जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, ये सारे जो है रशियन एम्पायर के अंदर आते थे। और यहाँ पे कौन से रिलीजन को फॉलो किया जाता था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था। ये जो है इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता था। ठीक है, which had grown out of Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी तो फॉलो होती थी, उसके साथ ही साथ यहाँ पे कैथोलिक्स भी हुआ करते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी हुआ करते थे, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी हुआ करते थे। कैथोलिक्स जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, जो थोड़े से विरोध करते थे। ये जो क्लर्जी वाला जो पार्ट था उसको विरोध करते थे, इनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर्स आएंगे, जब जहाँ पे ये पार्ट आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे पूरा मैप दिया गया है जिसमें पूरा जो रशियन एम्पायर है उसके बारे में बताया गया। तो ये रशियन एम्पायर है, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, ठीक है, यहाँ पे इटली है और ये फ्रांस है। ठीक है, तो रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे स्पेन है। तो यूरोपियन 1940, दिस मैप, द मैप शोज रशियन एम्पायर एंड यूरोपियन कंट्रीज एट वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है
तो सेंट्रल पावर्स कौन से थे आगे हमको चैप्टर में काम आएगा, जर्मनी और हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया जर्मनी, ये क्या थे, सेंट्रल पावर्स थे। अलाइड पावर, ठीक है, अलाइड पावर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, फ्रांस और रशिया। न्यूट्रल स्टेट्स जो बिल्कुल न्यूट्रल थे, ठीक है, व्हाइट कलर में, यहाँ पे उतना अच्छे से कहीं पे नहीं दिख रहा है व्हाइट, ठीक है, ये वाले, ठीक है, लाइट कलर में जो है, ठीक, ये स्पेन, ठीक है, और न्यूट्रल स्टेट्स दैट लेटर जॉइंट सेंट्रल पावर्स, ठीक है, यहाँ पे ये जो न्यूट्रल स्टेट्स है, ठीक है, ये न्यूट्रल स्टेट्स थे, ये बाद में सेंट्रल पावर को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद न्यूट्रल स्टेट्स दैट लेटर जॉइंट इंडेड पावर्स, ठीक है, दो पावर्स थे यहाँ पे, सेंट्रल और एलाइड पावर्स, ये दोनों लड़ रहे थे, उसके साथ साथ जो जो स्टेट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है रशिया, ठीक है, रशिया के बारे में देखना है, तो सबसे पहले कहीं पे भी कोई भी स्टेट है उसकी हमको इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में देखना जरूरी होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रशियन पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर, रशियस पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो जब 20th century का जो बिगिनिंग था तब रशियन जो पीपल थे वो मेनली क्या थे, एग्रीकल्चर थे, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करती थी, एग्रीकल्चर वाला काम करते थे, खेती किसानी वाला काम करते थे। तो इसमें जो 85% पॉपुलेशन है रशिया की, वो खेती किसानी जो है एग्रीकल्चर पे अपनी डिपेंडेंट थी, जो अपनी अर्निंग्स जो है, अपनी लाइवलीहुड की जो अर्निंग्स है उसको एग्रीकल्चर से गेन करते थे। तो दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द proportion was between 40% and 50% in the empire. Cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was major exporter of grain. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में रशिया में जो है एग्रीकल्चरिस्ट ज्यादा थे। जैसे फ्रांस में 40% लोग जो है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, जर्मनी में 50% लोग थे। तो यहाँ पे जो एम्पायर्स है, ठीक है, और ये जो रशियन एम्पायर है, ये जो यहाँ जो कल्टिवेटर्स थे, ये मार्केट के लिए तो उगाते थे, और अपने जो रशिया जो है उस समय जो है मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, ठीक है, रशिया में इतना ज्यादा ग्रेन्स हुआ करता था कि वो आराम से उसको इजिली जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे। एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री में अगर कोई सामान ज्यादा हो रहा है तो उसको हम अगर दूसरे कंट्री में बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना बोलते हैं, और अगर हमारे कंट्री में कोई चीज की कमी है हम उसको दूसरी कंट्री से लेके आते हैं तो उसको इम्पोर्ट करना बोलते हैं। ओके, industry was found in pockets, prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो है वो पॉकेट्स में फाउंड होती थी, मतलब बहुत ही कम जगह यहाँ पे इंडस्ट्री थी रशिया में। तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री, जो प्रोमिनेंट मतलब जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को का। तो क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। तो जो क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे वही किए जाते थे करते थे, लेकिन जो लार्ज फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, वो भी कहीं ना कहीं क्राफ्ट वर्क के साथ पैरेलली चल रही थी। तो मेनी फैक्ट्रीज वे सेट अप इन 1890s व्हेन रशिया's railway network was extended and foreign investment in industry increased। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज, ठीक है, धीरे धीरे जो है 1890s के आते आते बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है रशिया में सेटअप होने लगी, ठीक है, रेलवे नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड होने लगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से जो लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने लग गए, ठीक है, इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बाहर से अगर कोई आदमी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो कोल प्रोडक्शन डबल, आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल। तो जो कोल का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, डबल हो गया सीधा, और आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो तो क्वाड्रपल हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। बाय द 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वेयर मोस्टली ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो 1900s के आते थे, ठीक है, 10 ईयर्स के डिफरेंस में इतने फैक्ट्री वर्कर्स हो गए और क्राफ्ट्समैन हो गए कि मतलब फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन का जो पॉपुलेशन है वो लगभग इक्वल हो गया। मोस्ट इंडस्ट्री वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। तो सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है वहां पे सुपरविजन करती थी, वहां पे निगरानी रखती थी कि वहां पे भाई मिनिमम वेजेस जो सेट करके रखा है गवर्नमेंट में वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और जो लिमिट है, टाइम लिमिट जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन।
ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर्स है, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ जो इंस्पेक्शन के लिए जाते थे, वो जो ये रूल्स बनाए गए हैं मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स के, इसको रोक नहीं पाते थे ब्रेक होने के लिए। तो इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे was sometimes 15 hours compared to 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्री। तो जो छोटे छोटे क्राफ्ट यूनिट और छोटे छोटे वर्कशॉप हुआ करते थे, जहाँ छोटे तरीके मतलब छोटे लेवल पे काम हुआ करता था, वहां पे कम कम कई बार ऐसा होता था जो वर्किंग आवर्स है कितना होता था 15 आवर्स अ डे। ठीक है, एज कम्पेयर टू 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज। तो यहाँ पे जो एकोमोडेशन है, जहाँ पे वर्कर्स जो है वो रहते थे, वो वेरी करता था। कई जगह वो रूम्स में रहते थे और कई जगह वो डॉर्मेट्रीज में रहते थे। डॉर्मेट्रीज मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जैसे कि हॉस्टल में होता है कि बेड्स, एक ही रूम रहता है, बहुत बड़ा सा बेड, बहुत बड़ा सा रूम रहता है, उसमें बेड्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो बेड में आपको रहना है, टॉयलेट शेयर करना है, इस तरीके का वो रूम पूरा आपको शेयर करना है। ठीक ठीक। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एक डॉर्मेट्री है। ठीक है, तो वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन डॉर्मेट्री इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया, दे स्लेप्ट इन शिफ्ट एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम। तो यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ पे शिफ्ट्स में सोया करते थे, मतलब शिफ्ट्स में इनके उनको काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे और अपनी फैमिली को भी अपने साथ नहीं रख पाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से सोए हुए हैं। तो Workers were a divided social group. Some had strong links with village from which they come. Other had settled in cities permanently. तो workers जो है उनके अलग अलग social groups हुआ करते थे। तो कुछ जो है वो एकदम अपना जहाँ से भी जिस विलेज से आया है उसको वो हमेशा मतलब एक strong link बना के रखे रहते थे। हाँ, मतलब वो बीच बीच में अपने गाँव जाते रहते थे। लेकिन कुछ जो है वो अपनी cities जहाँ पे वो काम करने आए हैं वहीं पे ही permanently बस जाते हैं। Workers were divided by skills, और जो है workers क्या है अपने स्किल्स के तौर पर भी डिवाइडेड थे। जैसे कि अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। तो यहाँ पे देखिए वर्कर्स क्लास में जो है जो मतलब यहाँ पे एक मेटल वर्कर्स है जो सेंट पीटर्सबर्ग में काम करता है। जो मेटल वर्कर है वो अपने आप को ज्यादा ऊपर मानता है। एरिस्टोक्रेट मतलब अपने को एक ग्रुप से ऊपर मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। तो इनका जो ऑक्यूपेशन होता था मेटल वर्कर्स का, उसमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती थी, ज्यादा स्किल की जरूरत होती थी, इसलिए वो अपने आप को ज्यादा ऊंचा मानते थे, अपने आप को ज्यादा ऊंचे दर्जे में माना करते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड द वुमेन्स मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, बट दे वे पेड लेस देन मैन, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मेन्स वेजेस। तो यहाँ पे जब 1914 के आते आते जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले हैं उसमें 31% जो लेबर है वो वुमेन्स कंप्राइज करती थी। मतलब वुमेन्स वहां पे फैक्ट्री में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 31 लोग जो है वो वुमेन्स होंगी। ठीक है, 31% का मतलब ये होता है। लेकिन जो है उनको जो है वेजेस जो है वो कम दिया जाता था। जैसे कि उनको हो सकता है कि यहाँ पे बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मेन्स वेजेस, अगर किसी व्यक्ति को, किसी मैन को पर डे का 100 रुपीज मिल रहा है, तो यहाँ पे वुमन को क्या मिलेगा, हाफ एंड 3/4। ठीक है, तो उतना जो है उसका आप 100 का हाफ एंड 3/4 निकालेंगे तो उनको उतना वेजेस मिलता था। ठीक है, division among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed association to help members in the time of unemployment or financial hardship, but such association were few. तो division जो workers थे उनमें dresses के basis पे division थे, manners के basis पे division थे। कुछ जो workers है कुछ association form करके रखे थे ताकि जो other members है उनको टाइम मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो तो वहाँ पे वो हेल्प कर सके, और किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेल्प कर सके। लेकिन इस तरीके के एसोसिएशन उस समय क्या है बहुत ही कम हुआ करते थे। तो डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमल और वर्क कंडीशन। तो यहाँ पे जितने भी कुछ डिविजन हो, लेकिन जब वर्कर्स जो है वो अगर कोई स्ट्राइक वगैरह है तो वो साथ में स्ट्राइक करा करते थे। स्ट्राइक करना मतलब काम रोक देना। ठीक है, जब वो जो एम्प्लॉयर है जो उनको काम दे रहा है वो उसने कुछ ऐसा किसी को निकाल दिया, डिसमिसल मतलब किसी को निकाल दिया है, या कोई वर्क कंडीशन है जो उनको सुटेबल नहीं लग रही है, तो इस समय जो है वर्कर्स क्या है स्ट्राइक में चले जाते थे। दिस स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1896-97 एंड इन मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। तो ये ऐसे जो स्ट्राइक्स है वो फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे, मोस्टली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहां पे 1896 से 1897 के बीच में, और जो मेटल इंडस्ट्री है वहां पे 1902 के समय में। इन द कंट्री साइड
peasants cultivated most of the land, but nobility, the crown, the orthodox church owned large properties. तो जो कंट्री साइड है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे जो किसान है वो मोस्टली जो है लैंड्स को कल्टीवेट किया करते थे, मतलब वहां पे खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन मोस्टली जो लैंड्स है, प्रॉपर्टीज है, वो किनके हाथों में होती थी? नोबेलिटी, ठीक है, नोबेलिटी जो रईस लोग होते हैं उनके, ठीक है, क्राउन जो राजा है उसके पास, या तो फिर जो चर्च है उसके पास। दे वे आर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटीज। ठीक है, वो बहुत ही मतलब रिलीजियस होते थे, लेकिन कुछ केसेस में देखो उनके पास बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो रेस्पेक्ट नहीं करते थे जो नोबिलिटी है। ठीक है, जो रईस लोग हैं जिन्होंने जमीनों पे पुरखों के जमाने से मतलब कब्जा करके रखा है, तो उनको वो रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द सान, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। तो नोबल्स जो हुआ करते थे उनको पावर एंड पोजीशन कौन देता था? जो राजा है, जो सार है, ठीक है, सार है, तो वो दिया, उसने दिया है। ठीक है, लोकल पॉपुलैरिटी उनकी बिल्कुल भी नहीं है। दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीसेंट रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। ठीक है, ये फ्रांस से, ठीक है, इन कंपैरिजन अगर हम फ्रांस से देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जो पीसेंट्स है वो रेस्पेक्ट करते थे नोबल्स को और उनके लिए लड़ाई भी लड़ लेते थे। So in Russia, peasants wanted land of nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. तो यहाँ पे रशिया में जो है peasants हमेशा से डिमांड करते आए, उस समय डिमांड कर रहे थे कि जो लैंड्स उन नोबल्स के पास है भाई, उनको वो जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जो पीसेंट्स है, उनको दे दिया जाए। इसलिए वो हमेशा जो है रेंट देने के लिए फ्रिक्वेंटली मना करते थे, और कई बार जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो नोबल्स लोग हैं, उनका मर्डर भी कर दिया करते थे। इन 1902 this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905 such incidents took place all over Russia. तो 1902 में जो है ये तो साउथ रशिया में हो रहा था, लेकिन 1905 के आते आते ये जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ के पूरे रशिया में हो गए। मतलब कैसा होता था? पीसेंट्स जो है वो रेंट नहीं देंगे बोलते थे, और जो लैंडलॉर्ड्स है उनकी हत्या कर दिया करते थे। रशियन पीसेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीसेंट्स इन अदर वे। They pooled their land together periodically and their commune, ठीक है, मीर, divided it according to द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। तो रशियन जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, उनका खेती बाड़ी करने का तरीका अलग होता था। ठीक है, जो अदर यूरोपियन पीसेंट्स है उनसे थोड़ा सा अलग होता था। ये क्या करते थे, जितना भी लैंड उनके पास है उसको साथ में एक साथ जितने भी किसान है वो मिलके वहां पे खेती बाड़ी किया करते थे, और उनका जो हेड हुआ करता था, कम्यून मतलब हेड, मीर जिसे कह रहे हैं, वो डिवाइड करता था। जैसे जैसे जितनी भी इंडिविजुअल फैमिलीज है उनकी नीड है उसके हिसाब से जो है वो वहां पे जो भी उनका प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दिया करते थे। अब हमको नेक्स्ट देखना है सोशलिज्म इन रशिया। तो रशिया में सोशलिज्म की जो भावना है वो कैसे आई, जो समाजवाद है वो कैसे आया, उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो ऑल सोशल पार्टीज वेयर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1989 बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्ट मार्क्स आइडिया। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो रशिया में 1914 से पहले जो है वो इलीगल मानी गई थी, और एक जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वो फाउंड हुई थी 1898 में। सोशलिस्ट जो है, जो कार्ल मार्क्स हमने देखा था इससे पहले, जो हमने देखा था इसके पहले पार्ट में, वहां पे उनके आइडियाज को लेते हुए जो है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो है वो फॉर्म हुई थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1914 से पहले कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलीगल थी। तो ये जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये इलीगल तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑपरेट कर रही थी। तो इन्होंने क्या है, न्यूज़पेपर सेटअप करके रखा था, वो वर्कर्स को मोबिलाइज करती थी, मतलब उनको काम दिलाने का काम करती थी, और स्ट्राइक्स अगर जहाँ जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक्स भी वो करवाया करते थे। तो सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीसन कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। जाहिर सी बात है भाई कि जो सोशलिस्ट है, ठीक है, उनको यही लगता था कि जो रशियन पीसेंट्स वो शुरू से वही काम करते आ रहे हैं, मतलब कोई भी लैंड किसी एक का नहीं है, जितनी भी लैंड है उसको वो एक साथ कल्टीवेट करते हैं, और उनका जो कम्यून है, मीर है, वो उसको डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट्स में, जितना जिसको नीड है उसके हिसाब से। तो भाई रशियन सोशलिस्ट तो यही नेचुरली उनको नेचुरल सोशलिस्ट है कंसिडर करते थे। सो पीसेंट्स नॉट
So peasants, not workers, would be main force for revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. तो भाई peasants पहले से ही नेचुरल सोशलिस्ट है, तो जो सोशलिस्ट है उनको यही लगा कि रशिया जो है उसको सोशलिस्ट कंट्री बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू लेट 19th century. दे फॉर्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. तो सोशलिस्ट जो थे वो कंट्री साइड को टारगेट कर रहे थे कि लेट 19th सेंचुरी के आते आते मतलब वो बिल्कुल एक्टिव थे, जो कंट्री साइड वाला एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र वाला एरिया है, और उन्होंने क्या फॉर्म किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म की 1900 में. दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीसेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीसेंट्स. तो यहाँ पे जो ये जो पार्टी है उसने पीसेंट्स की जो राइट है, किसान के जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज उठाई और डिमांड किया कि जो नोबल्स के पास जो जमीन है वो जो पीसेंट से किसान है उनको दे दिया जाए. तो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पीसेंट्स. तो ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, ठीक है, वो डिसएग्री करते थे जो सोशल रिवोल्यूशनरी हैं उनके हिसाब से जो पीसेंट्स के लिए डिमांड कर रहे थे वो गलत था. तो लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट्स वे आर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वेयर पुअर एंड अदर्स रिच, सम वर्कड एज लेबरर्स व्हाइल अदर्स वेयर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स. गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद देम दे could not all be part of socialist movement. तो यहाँ पे लेनिन, ठीक है, लेनिन जो है, ठीक, लेनिन जो है उनको ये लगा कि जो पीसेंट्स है, ठीक है, पीसेंट्स है उनको एक यूनाइटेड ग्रुप में हम नहीं रख सकते. क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो पुअर हैं, कुछ रिच हैं, किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं है, तो हम किस बिना पे उनको एक सोशलिस्ट मानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग लेबरर्स भी हैं, किसी के पास जमीन है, किसी के पास नहीं है. तो ये जो डिफरेंशिएशन है इनके बीच में, तो इससे जो है उनको सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा वो नहीं बना सकते थे. द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो पार्टी है, ठीक है, ये डिवाइड हो गई, ये जो स्ट्रेटेजी थी ऑर्गेनाइजेशन की उसके बेसिस में. तो व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये जो है ये लेड कर रहे थे बोल्शेविक ग्रुप को. ठीक है, इन्होंने क्या सोचा कि रिप्रेसिव सोसाइटी, ठीक है, लाइक ज़ारिस्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर. तो यहाँ पे ये जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें इन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई पार्टी जो है उसका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होना चाहिए और जो नंबर है और क्वालिटी ऑफ मेंबर्स है उसको भी उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए. तो यहाँ पे अलग अलग पार्टीज, अलग अलग ग्रुप बन गई. तो अदर्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशेविक्स है, थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी. तो यहाँ पे अदर जो है मेंशेविक जो है वो क्या सोच रहे हैं कि पार्टी जो है उसको ओपन करके रखना चाहिए, जैसे जर्मनी में है कि कोई भी पार्टी का मेंबर बन सकता है, तो वैसे ही वो यहाँ पे चाह रहे थे. तो एक टर्बुलेंट टाइम आया, एक उथल पुथल का टाइम आया, 1905 का रेवोल्यूशन. ठीक है, इसके बारे में हमको देखना है. रशिया वाज ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे एक ही व्यक्ति का राज चलता है. अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century द सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. जैसे अदर यूरोपियन रूलर्स जैसे थे, यहाँ पे मतलब 20, जैसे हमने फ्रांस में देखा, वहां पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो थी. ठीक है, तो यहाँ पे सार जो है वो बिल्कुल मतलब पार्लियामेंट से दूर ही था. तो लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. तो लिबरल्स जो थे रशिया में उन्होंने कैंपेन किया, एक आंदोलन किया है कि ये जो स्टेट है अफेयर्स का, स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मतलब जहाँ पे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट है ही नहीं उसको बंद कर दिया जाए, एक ही जो ऑटोक्रेसी उसको बंद किया जाए. टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड social revolutionary, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. तो जैसे कि बाकी कंट्रीज में होता आ रहा था, यहाँ पे भी जो सोशल डेमोक्रेट है और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी है वो वर्कर्स और पीसेंट्स के साथ मिलते हैं और एक रेवोल्यूशन करते हैं, क्रांति लेके आते हैं 1905 में और डिमांड करते हैं कि हमारी कंट्री में भी क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन आए. दे वे सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जादीदिस्ट who wanted modern Islam to lead their societies. तो यहाँ पे उनको सपोर्ट मिलता है. ठीक है, they were supported in the empire. ठीक है, जो नेशनलिस्ट है उनके द्वारा वो सपोर्ट किए जाते हैं, मुस्लिम्स है वो उनको सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे वो जो मॉडर्न इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सोसाइटी में आ सके, इसलिए जो मुस्लिम है वो भी इनको सपोर्ट करते हैं. द ईयर 1904 वर पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स. ठीक है, तो 1904 का जो टाइम था वो रशियन वर्कर्स के लिए सही नहीं था. प्राइसेस ऑफ द
the essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. तो यहाँ पे जो प्राइसेस थे, ठीक है, जो एसेंशियल गुड्स में जो भी हमारे जो रेगुलर खाने पीने का सामान आता है वो आता है, तो ये जो एसेंशियल गुड्स है उनके प्राइसेस क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जो रियल वेजेस, ठीक है, एक्चुअल वेजेस था वर्कर्स का, वो 20% कम कर दिया गया। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और जो वर्कर्स एसोसिएशन है उसकी मेंबरशिप के लिए भी फीस देना पड़ता था, वो भी बहुत बढ़ गया। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1905, were dismissed at Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. तो यहाँ पे जब 4 मेंबर्स जो है असेंबली के रशियन वर्कर्स के, ठीक है, जो 1904 में फॉर्म हुआ था उसको उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आया कि भाई एक इंडस्ट्रियल एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर, ठीक है, और कुछ ही दिन बाद, ठीक है, कुछ ही दिन बाद जो है 11 lakh workers of St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours to an increase in wages and improvement in working condition. तो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्ट्राइक हुआ और बहुत सारे वर्कर्स जो है स्ट्राइक में हिस्सा लिए, जिन्होंने क्या डिमांड किया, जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स हो, और जो वेजेस उनको जितना भी मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो, और जो भी उनकी वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो फैक्ट्री है वो एक्शन ले, जो इंडस्ट्री है वो एक्शन ले। When the position of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by police and कोसैक्स। तो यहाँ पे जब ये जो पोजीशन था, ये जो वर्कर्स का जो ग्रुप था, इसको कौन लीड कर रहा था, फादर गैपन, ठीक है। जब फादर गैपन जो इसको लीड कर रहे थे, यहाँ पे वो विंटर पैलेस के पास पहुंचते हैं। विंटर पैलेस वो जगह है जहाँ पे राजा रहता था, सार निकोलस रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो पहुंचते थे, वहां पे जो पुलिस है वो उनको अटैक कर देती है, पुलिस और जो कोसैक्स है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। ओवर 100 वर्कर्स वे किल्ड एंड अबाउट 300 वुडेड, और ये जो अटैक है इसमें 100 वर्कर्स जो है वो मारे जाते हैं और 300 जो है वो घायल हो जाते हैं। द इंसिडेंट नॉन एज ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट that became known as 1905 revolution. तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है जहाँ पे 100 वर्कर्स के मारे जाते हैं और 300 जो वर्कर्स हैं वो घायल हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है इसे क्या कहा जाता है, 1905 रेवोल्यूशन। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो पूरा जो एरिया है, पूरा जो कंट्री है, वहाँ पे स्ट्राइक्स होना चालू हो जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट बॉडी से स्टूडेंट का जो एसोसिएशन है वो भी मतलब वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाते हैं और कंप्लेन करने लग जाते हैं कि उनको जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो एक अधिकार मिलना चाहिए एक नागरिक को, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो बाकी लोग भी जो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, ये भी अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, यूनियंस फॉर्म करते हैं और डिमांड करते हैं एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। ड्यूरिंग द 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of elected consultative parliament और डुमा। तो 1905 का जो रेवोल्यूशन था, जो ब्लडी संडे आया, उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट हुए, स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद जो सार है वो अलाउ कर देता है कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म हो, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा, डुमा। फॉर a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers, ठीक है। तो अब इसके थोड़े बाद में, ठीक है, बहुत सारे जो है ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री की कमिटीज जो है वो सेटअप हो गए। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो बहुत सारे 1905 के बाद बहुत सारी जो कमिटीज और यूनियन फॉर्म हुई वो अनऑफिशियली ऑपरेट करती थी। क्यों? क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया था। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। द सार dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within
विद इन 3 months। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे पॉलिटिकल एक्टिविटी वगैरह करने के लिए, मनाई थी। और जो सार है वो जो फर्स्ट डूमा, जो फर्स्ट इलेक्ट जो पार्लियामेंट कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया था उसको 75 डेज में डिसमिस कर देता है। उसके बाद सेकेंड जो डूमा है वो विद इन 3 months फिर से एक और नया डूमा लेके आ जाता है। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और रिडक्शन इन हिज पावर। ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विद conservative politicians, liberals and revolutionaries were kept out। तो सार जो है यहाँ पे अपना तिगड़म लगाता है और यहाँ पे वो क्या करता है कि मतलब किसी को भी अलाउ नहीं करता कि कोई क्वेश्चन कर सके कि वो डूमा को क्यों हटाया या उसने फिर नया डूमा क्यों क्रिएट किया। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपने जो पावर्स है उसको किसी तरीके से रिड्यूस होने दे। और उन्होंने क्या किया, जो थर्ड डूमा उन्होंने जो क्रिएट किया उसको क्या कर दिया, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है उससे भर दिया। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी को उस डूमा में उन्होंने लिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के बारे में देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया की जो हालत है वो क्या थी और कैसे जो है वो रशिया और कैसे जो है वर्ल्ड वॉर और रशिया रिलेटेड है, हमको ये देखना है। इन 1914 वॉर broke out between two European allies, Germany, Austria and Turkey, Central Powers, France, Britain and Russia, later Italy and Romania। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे मैप में देखा था 1914 में एक लड़ाई छिड़ी जिसके बारे में हमने कहीं ना कहीं सबने सुना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही खतरनाक वर्ल्ड वॉर था। तो इसमें जो है दो ग्रुप्स, ठीक है, यूरोपियन दो पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, इन्हें क्या कहा जा रहा है, सेंट्रल पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना बहुत जरूरी है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की ये क्या थे, सेंट्रल पावर। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया क्या थे, ठीक है, एलिड पावर्स थे, जिसमें इटली और रोमानिया जो है बाद में मिल जाते हैं। तो ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वाज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। दिस वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हर एक कंट्री है जिसका एक अलग एम्पायर था, जो हम शुरू से देखते आ रहे थे, ग्लोबल एम्पायर था। और ये जो वॉर है, ये जो लड़ाई है वो कहाँ हो रही थी, यूरोप के बाहर साइड में हो रही थी और यूरोप के अंदर में भी हो रही थी। तो इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिक हम देख सकते हैं खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। द रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए कितने ग्रुप में, कितने झुंड में यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। द इंपीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नॉन एज रशियन स्ट्रीम रूलर्स। इट वाज द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी आर्मी थी वर्ल्ड में। व्हेन दिस आर्मी शिफ्टेड इट्स लॉयल्टी एंड बिगेन सपोर्टिंग रेवोल्यूशनरी, द सारिस्ट पावर कोलैप्स। तो यहाँ पे ये जो आर्मी है ये अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट कर देते हैं, मतलब जिसके लिए लड़ रहे हैं, जो सार है उसके लिए लड़ रहे हैं, उससे वो हटके जो है रेवोल्यूशनरी को सपोर्ट कर देते हैं। जब उसके बाद क्या होता है, जो सार है उसकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। So in Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. तो जब रशिया में वॉर छिड़ा तो इनिशियली जो है वो ये पॉपुलर हुआ था और लोग जो है रैली किया करते थे, जैसा निकोलस बोलता था, निकोलस जो है जैसा जैसा कि वो बोलता था वैसे ही वो क्या करते थे। जैसे जैसे वॉर जो है वो आगे बढ़ा, जो सार है वो डूमा जो है ना, डूमा के जो मेंबर्स है उससे कंसल्ट करना छोड़ देता है। सपोर्ट वोट थिन, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो उसकी जो सपोर्ट है वो कम होने लग जाती है। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई एज कैन बी सीन इन रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटरबर्ग जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड। तो ये जो घटना है इसके बाद जो है, जो एंटी है ना, जो जर्मन, जो जैसे कि अभी हमने देखा था जो कोरोना का पीरियड था उसमें क्या है, कोरोना आया तो हमने क्या है चाइना को एक एंटी है ना, मतलब उनको हटाने की कोशिश की। वैसे यहाँ पे हो रहा था कि सार जो है उनको कंसल्ट करना छोड़ दिया, तो वो एक एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आ गए उनके अंदर में। और इसका एक वो क्या था, जो सेंट पीटर्सबर्ग से उसको रीनेम कर दिया गया है पेट्रोग्राड में। द Tasnia Alexandra's German's origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, was made the autocracy unpopular। तो ये जो monk है, इन्होंने जो autocracy है उसको unpopular किया। First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretch along Eastern France। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट में भी लड़ाई हो रही थी, वेस्टर्न फ्रंट में भी लड़ाई हो रही थी। तो ये दोनों जो है अलग थे। तो वेस्ट में जो है
आर्मीज जो है वो ट्रेंचेस में, ठीक है, जो ट्रेंचेस ना, जो पहाड़ के नीचे वाला जो एरिया है वहां पे, जो ईस्टर्न फ्रांस है वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे। और ईस्ट में जो है आर्मीज मूव्ड अ ग्रेट डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। तो और ईस्ट में जो है बहुत ही तेज लड़ाई हो रही थी, जिससे कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी हो रही थी, मतलब घटनाएं भी हो रही थी। डिफीट्स वेर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। जो डिफीट्स थे वो एकदम शॉकिंग थे, मतलब जो हार थी वो बहुत ही शॉकिंग थी, और डिमोरलाइजिंग थी, मतलब एकदम दिल को दहला देने वाली थी। रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मन एंड रशिया। तो रशिया की जो आर्मी है वो बहुत ही बुरी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ हार जाती है बिटवीन 1914 एंड 16। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1970। तो 7 मिलियन कैजुअलिटीज आ गई थी 1970s के आते आते। एज दे रिट्रीटेड, रशिया's army destroyed crops, buildings to prevent the army from being able to live off the land. The destruction of the crops and buildings led over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. तो इतनी कैजुअलिटीज आ गई थी, इतनी मतलब लड़ाई जो हो रही थी, इससे क्या है, जो रशिया की आर्मी है वो पूरी जो क्रॉप्स है, बिल्डिंग्स है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ पे। मतलब इतना इतना ज्यादा हो जाता है कि 3 मिलियन रिफ्यूजीज जो है रशिया में आ जाते, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ होता है क्रॉप्स का, बिल्डिंग्स का। तो कितने कितने रिफ्यूजीज रहते हैं रशिया में? 3 मिलियन रिफ्यूजीज। और ये जो सिचुएशन है देखते हुए जो सोल्जर्स हैं वो लड़ाई लड़ने से मना कर देते हैं। द वॉर हैड अ सिवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब भाई क्रॉप्स में हुआ, बिल्डिंग्स में हुआ, तो इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। रशिया's own industries were few in numbers and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। तो रशिया के पास पहले से ही खुद के कुछ ज्यादा इंडस्ट्रीज थे नहीं, जैसे कि हमने पहले देखा। और कंट्री जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। जो सप्लाईज थे जो जर्मनी से आते थे, ठीक है, जो बैल्टिक सी से के थ्रू आते थे, वहां पे से वो पूरा कट ऑफ हो गई थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स है, डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन द यूरोप। बाय 1960 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। तो जो जरूरी जो सामान है, जरूरी जो इक्विपमेंट्स है जो इंडस्ट्रीज में यूज होते थे, उससे पूरे कट ऑफ हो गया था रशिया। और 1916 के आते आते जो रेलवे लाइन है वो पूरी तरीके से तहस महस हो गई। Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortages and small workshop producing essential goods were shut down. तो जो भी काबिल लोग थे, ठीक है, जो भी वर्कर्स हो गए, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको भी वॉर में बुला लिया गया। तो इससे क्या है, जो छोटे छोटे वर्कशॉप हो गए और लेबर वो बंद हो गए, लेबर की शॉर्टेज हो गई, तो क्या है, जो भी वर्कशॉप है, जो भी फैक्ट्रीज है, वो बंद हो गए। Large supplies of grains were sent to feed the army. For the people in the city, bread and flour became scarce. By the winter of 1960, riots at the bread shops were common. अब भाई जहाँ पे आर्मी फीड लड़ रही है, जो मेजर लोग हैं, वहां पे भी ग्रेन्स की सप्लाई करनी पड़ रही थी। तो इससे क्या हो गया, जो सिटी में जो ब्रेड और फ्लोर, ठीक है, उसकी कमी होने लग गई। अब विंटर 1916 के जो विंटर है वहां से आते आते एकदम दंगे फसाद होने लग गए ब्रेड की जो शॉप्स है वहां पर। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो अब हमको देखना है आगे, जो हम देखेंगे तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ठीक है, जो सेंट पीटर्सबर्ग में फेब्रुअरी में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमको देखना है। इससे हमको वहां की जो और चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है वॉर, ठीक है, लड़ाई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कितना मतलब दिल दहलाने वाला वर्ल्ड वॉर था, और क्या क्या चीजें जो है रशिया में घटी उनके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये जो पार्ट है वो कंप्लीट आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।